हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एम नर्सिंग कैरियर पॉइंट। दोस्तों, आज हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करना चाहेंगे जो आपके सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर, नर्सिंग ऑफिसर के एग्ज़ाम के अंदर आपसे बार बार पूछे जाते हैं। इन्हीं से रिलेटेड मैं एक टॉपिक से कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ, उनका हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो बच्चे नए हैं यूट्यूब चैनल पे, इस चैनल के ऊपर उन लोगों को मैं बता दूं कि इस चैनल पे आप लोगों को रोज़ाना लगभग एक लाइव सेशन आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। साथियों, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और सब्सक्राइब करो। उसके बाद लाइव सेशन आपके स्टार्ट होंगे यूट्यूब के ऊपर। किसी प्रकार की कोई फीस आपसे कलेक्ट नहीं की जाएगी। ये सारे के सारे सेशन फ्री होने वाले हैं। वन बाय वन आपके हर एक टॉपिक से, पूरे सिलेबस से आपके क्वेश्चन लेके आने वाले हैं। तो चलिए, बिना कोई डिले किए हुए मैं आपका ये सेशन स्टार्ट करता हूँ। एम नर्सिंग कैरियर पॉइंट आपका हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है यहाँ पे। इस हेल्पलाइन नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हैं अगर किसी प्रकार की आपको क्वेरी है, कोई टॉपिक से रिलेटेड या कोई स्पेशल टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं तो। मैं बलजीत यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे। आज का आपका जो दोस्तों फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो स्लाइड पे इस प्रकार से है। एक बार आप सब लोग रीड आउट करिएगा कि विच अमंग द फॉलोइंग मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटी इज सीन इन ए क्लाइंट विद वोमिटिंग। सबसे पहले आपसे पूछा गया है कि एक पेशेंट है, और पेशेंट कौन सा है, उसके अंदर कौन सी एबनॉर्मलिटी है, मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटी है। आप लोगों को बच्चों दिख रही होगी कौन सी एबनॉर्मलिटी है, मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटी है। और ये मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटी कब देखने को मिली, वहन ए क्लाइंट जब उस क्लाइंट को क्या होता है, वोमिटिंग हो जाता है। उस क्लाइंट को क्या होता है साथियों, वोमिटिंग होता है। तो वोमिटिंग के अंदर एक बात आपको ये सिंपल सी समझ में आई होगी कि वोमिटिंग के अंदर कौन सा डिसऑर्डर होता है, तो आप कहेंगे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो सकता है। अब मेटाबॉलिक कौन सा होगा मैं आपसे बात करूंगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आप लोग देखिएगा दोस्तों, ये जो ए ऑप्शन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। मेटाबॉलिक एसिडोसिस, क्या वो मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटी मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकती है, या बी ऑप्शन पे आइए। और बी ऑप्शन आपका है साथियों मेटाबॉलिक एल्केलोसिस, क्या वो मेटाबॉलिक एल्केलोसिस हो सकता है। या सी ऑप्शन है दोस्तों आपका, और वो है हाइपोकैलेमिया, क्या उसको हाइपोकैलेमिया हो सकता है। या डी ऑप्शन जो है दोस्तों आपका, वो है बोथ बी एंड सी। बहुत सोच समझ के आंसर कीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एसिड बेस इम्बैलेंस से दिया गया है ये क्वेश्चन, और इस टॉपिक को आप मेरे इस चैनल के ऊपर आप पढ़ भी सकते हैं। अगर किसी ने नहीं पढ़ा हो तो आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, नहीं तो मैं एक लिंक डाल दूंगा। चलो देखो, आपने एसिड बेस बैलेंस में दोस्तों दो तीन चीज़ें पढ़ी होंगी। एक होता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस, एक होता है मेटाबॉलिक एल्केलोसिस, एक होता है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, और एक होता है रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस। ये सिंपल चार चीज़ें तो जरूर आपने एसिड बेस इम्बैलेंस से पढ़ी होंगी। अब एक रेस्पिरेटरी होता है जो एसिड बेस बैलेंस है ना, यहाँ पे देखिए साथियों, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। एसिड जो बेस इम्बैलेंस है, मैं बैलेंस की बात नहीं कर रहा, इम्बैलेंस की बात कर रहा हूँ। एसिड बेस जो इम्बैलेंस है ये आपका कितने टाइप का हो सकता है, ये दो टाइप का हो सकता है साथियों। कौन कौन सा हो सकता है, एक रेस्पिरेटरी इम्बैलेंस हो सकता है, रेस्पिरेटरी इम्बैलेंस, और दूसरा होता है दोस्तों मेटाबॉलिक इम्बैलेंस। दूसरा कौन सा हो सकता है, मेटाबॉलिक इम्बैलेंस। तो थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ यहाँ पे, समझने की कोशिश कीजिएगा कि किसी भी पेशेंट के अंदर अगर एसिड बेस इम्बैलेंस होता है तो वो दो इम्बैलेंस की वजह से होता है। दो, एक तो रेस्पिरेटरी में एबनॉर्मलिटी होने की वजह से, या उसके उस पर्सन के मेटाबॉलिज्म में इम्बैलेंस होने की वजह से उसका
एसिड बेस बैलेंस बिगड़ सकता है। अब बात आती है बेटा कि रेस्पिरेटरी इम्बैलेंस के लिए जो मेन रेस्पॉन्सिबल होता है वो आपका प्रोसेस होता है रेस्पायरेशन। कौन होता है? रेस्पायरेशन। अब आप लोगों को समझ में आएगा कि वो डिजीज जिनमें रेस्पायरेशन अफेक्ट होता है, वो डिजीज जो किसको अफेक्ट करती है? रेस्पायरेशन को अफेक्ट करती है। वो सारी की सारी डिजीज हैं, वो क्या कोज कर सकती हैं? रेस्पिरेटरी इम्बैलेंस कोज कर सकती हैं और रेस्पिरेटरी एसिड बेस इम्बैलेंस कोज कर सकती हैं। अब आपने जितनी भी रेस्पिरेटरी डिजीज देखी होंगी, जैसे सीओपीडी है, अस्थमा है, या फिर आपने जितनी भी न्यूमोनिया है, ये सारी कैसी डिजीज है? रेस्पिरेटरी डिजीज। इन रेस्पिरेटरी डिजीज के कारण एसिड बेस इम्बैलेंस होगा, वो कौन सा माना जाएगा? रेस्पिरेटरी एसिड बेस इम्बैलेंस। अब हो सकता है कोई ऐसी डिजीज कंडीशन होगी जिसमें रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता होगा। इन सभी डिजीज में क्या होता है? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता है। क्या होता है इन सभी डिजीज में? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता है, क्योंकि इन सब के अंदर CO2 का अकोमुलेशन होता है। CO2 का अकोमुलेशन होता है, CO2 इकट्ठा हो जाती है, रेस्पिरेशन अच्छे से नहीं हो पाता है, CO2 इंक्रीज हो जाती है, और CO2 जब जब इंक्रीज होती है तब तब क्या लेके आती है? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ये क्या लेके आती है? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। यानी आपको समझ में ये भी आ गया होगा कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस रेस्पायरेशन इम्बैलेंस होने की वजह से होता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये थी कि जो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है ये CO2 के ज़्यादा अकोमुलेशन के कारण हो सकता है। तो ये कैसा इम्बैलेंस हुआ? रेस्पिरेटरी हुआ। अब बात आती है मेटाबॉलिक इम्बैलेंस की। अब साथियों आपको ये पता लगा होगा मेटाबॉलिज्म जब अफेक्ट होता है ड्यू टू अफेक्ट मेटाबॉलिज्म, जब किसी का मेटाबॉलिज्म अफेक्ट होता है तब उसको कौन सा डिसऑर्डर डेवलप होता है? एसिड बेस का मेटाबॉलिक इम्बैलेंस डेवलप होता है। ये भी दो टाइप का होता है, एक एसिडोसिस हो सकता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस बोल देंगे, और दूसरा क्या हो सकता है? मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। दूसरा क्या हो सकता है साथियों? मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। ये भी आपने यहाँ पे देखा था, एक रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता है, एक रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस होता है, एल्केलोसिस होता है। तो आपको सिंपल इम्बैलेंस जो था वो समझ में आया कि रेस्पिरेटरी CO2 के कारण होता है, रेस्पिरेटरी CO2 के कारण होता है। और मेटाबॉलिक है, इस मेटाबॉलिक का जो मेन इंडिकेटर है वो HCO3 होता है, यानी बाइकार्बोनेट होता है। इसका मेन इंडिकेटर कौन होता है? HCO3। जब जब HCO3 अफेक्ट होगा, जब जब HCO3 अफेक्ट होगा तब तब आपको क्या देखने को मिलेगा? मेटाबॉलिक अफेक्ट देखने को मिलेगा। अब एक पर्सन में ये डिक्रीज भी हो सकता है, एक पर्सन में ये इंक्रीज भी होता है। जब ये डिक्रीज होगा तो ये आपके साथ लेके आएगा pH भी क्या होगी? डिक्रीज होगी, और एसिडोसिस लेके आएगा। लेकिन जब ये इंक्रीज होगा तब ये क्या करेगा? इंक्रीज करेगा pH, और pH इंक्रीज होगी तो उसको आप बोलोगे एल्केलोसिस। और कौन सा एल्केलोसिस बोलोगे? तो आप बोलेंगे मेटाबॉलिक एल्केलोसिस, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं साथियों? मेटाबॉलिक एल्केलोसिस की बात कर रहे हैं। अब मेरा जो आपसे क्वेश्चन था वो ये था आपका कि यहाँ पे आपने वोमिटिंग, एक कंडीशन आपको दी, एक कंडीशन क्या दी? वोमिटिंग। साथियों देखना, एक कंडीशन आपको दी है वोमिटिंग, और वोमिटिंग कैसी है? मेटाबॉलिक कंडीशन है। तो जब वोमिटिंग करेगा पेशेंट तो वोमिटिंग के अंदर क्या आएगा? स्टोमक कंटेंट आएंगे, तो स्टोमक कंटेंट बाहर आ जाएंगे, यानी आउट द स्टोमक कंटेंट। और इन स्टोमक कंटेंट में क्या प्रेजेंट रहेगा? एसिड प्रेजेंट रहेगा। अब जब एसिड बाहर आ गया आपका तो क्या बच जाएगा? वहां पे बार बार एसिड बाहर आ रहा है, बार बार रिपीटेड एसिड बाहर आ रहा है, तो ये आउट जो ये एसिड बाहर आ रहा है इसकी वजह से बच क्या जाएगा? रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस। तो बचेगा क्या? एल्केलोसिस। एसिड बाहर आ गया तो अंदर क्या बचेगा? एल्केलाइन नेचर हो जाएगी। तो हम इसको क्या बोलेंगे कि कौन सी एबनॉर्मलिटी देखने को मिलेगी वोमिटिंग के अंदर? तो आपका राइट आंसर रहेगा एक तो मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। ये आपको दिख रहा है, ये भी ठीक बात है, मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। अब मेटाबॉलिक एल्केलोसिस होता है, एक और मैं आपको व्यू दे रहा हूँ
जो स्टोमक कंटेंट होते हैं ना, इन स्टोमक कंटेंट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, आप लोग बताएं। इसके अंदर ज़्यादा मात्रा में सोडियम और पोटेशियम रहते हैं। क्या रहते हैं भाई? ज़्यादा मात्रा में सोडियम और पोटेशियम रहते हैं। अब आपने देखा होगा स्टोमक कंटेंट ज़्यादा रहते हैं सोडियम और पोटेशियम, तो आपने ये देखा होगा कि यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, हाइपो क्या देखने को मिलेगा, नेट्रेमिया देखने को मिलेगा, हाइपोनेट्रेमिया। तो यहाँ पे बी और सी नहीं बोले, ये आप बोल दें हाइपोनेट्रेमिया है। जो सी ऑप्शन है ये आपका यहाँ पे करेक्ट कर लेना, जो सी ऑप्शन जो है आपका ये है हाइपोनेट्रेमिया। तो ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे सोडियम होता है और सोडियम क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। इस एसिड के साथ बार बार कौन बाहर होगा, सोडियम बाहर होगा। तो जब सोडियम बाहर होगा तो पेशेंट में किसकी कमी आ जाएगी, सोडियम की, तो हाइपोनेट्रेमिया हो जाएगा, मेटाबॉलिक एल्केलोसिस हो जाएगा। ये आप ध्यान रखें। इसी के विपरीत जब मेटाबॉलिक एल्केलोसिस होगा, एक कंडीशन होगी जिसको आप बोलते हैं डायरिया। क्या बोलते हैं, डायरिया। और इस डायरिया के अंदर आपने देखा होगा मेटाबॉलिक क्या होता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है, क्योंकि इसके अंदर बाहर कौन निकल जाता है, इंक्रीज पोटेशियम एक्सक्रिएशन। पोटेशियम एक्सक्रिएट होता है डायरिया के रूप में, और पोटेशियम बार बार बाहर जाएगा तो किसकी कमी हो जाएगी, डिक्रीज पोटेशियम देखने को मिलेगा। तो डिक्रीज पोटेशियम को बोलते हैं हाइपोकैलेमिया। क्या बोलते हैं साथियों, हाइपोकैलेमिया। अब आपको दो क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आए कि डायरिया के अंदर तो हाइपोकैलेमिया देखने को मिलता है, लेकिन वोमिटिंग के अंदर साथियों क्या देखने को मिलता है, हाइपर या सॉरी आप कह सकते हैं मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। क्या बोल सकते हैं, मेटाबॉलिक एल्केलोसिस बोल सकते हैं। दूसरा आप ये बता सकते हैं इसके अंदर सोडियम कैसा देखने को मिलेगा, डिक्रीज, यानी हाइपोनेट्रेमिया देखने को मिलेगा, हाइपोनेट्रेमिया। तो एक तो ये आप ऑप्शन ठीक कर लें। पहला क्वेश्चन मैंने 4-5 क्वेश्चन के, आप बहुत से क्वेश्चन यहाँ से बता दिए हैं आपको एसिड बेस इम्बैलेंस से, पहले क्वेश्चन से। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राइट आंसर यहाँ पे होगा, आप लोग ध्यान रखें, डी, बोथ बी एंड सी दोनों राइट है। क्योंकि देखो ये भी मेटाबॉलिक एल्केलोसिस भी देखने को मिलेगा और हाइपोनेट्रेमिया भी देखने को मिलेगा। तो आप लोग ध्यान रखें, सी ऑप्शन को करेक्ट कर ले, यहाँ पे इसमें हाइपोनेट्रेमिया देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, अगर ये हाइपोनेट्रेमिया ना होता या यही ऑप्शन रखोगे तो फिर बी ऑप्शन ठीक कर देना, लेकिन अगर हाइपोनेट्रेमिया होगा तो फिर आप बोथ बी एंड सी ऑप्शन दीजिएगा। मेरा आपको बिल्कुल क्लियर बात इंडिकेशन समझ में आया होगा कि इसी क्वेश्चन में अगर ये बोथ बी एंड सी अगर आपको देगा तो यहाँ पे हाइपोनेट्रेमिया करेगा, और हाइपोनेट्रेमिया नहीं होगा तो फिर आपका ये ऑप्शन भी सही है। तो पहला क्वेश्चन आपका राइट है। उसके बाद नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है साथियों, आपने देखा होगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर रीड आउट करिएगा कि द कोज फॉर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस इज। आपने देखा कि यहाँ पे कोज पूछा है, आपसे क्या पूछा है, कोज पूछा है, किसके लिए, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के लिए, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के लिए। कौन कौन से कोजेज हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि जितनी भी रेस्पिरेटरी डिजीज है उन सभी डिजीज के कारण कौन सा इम्बैलेंस होता है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता है। तो ऑप्शन पढ़ लीजिएगा, पहला ऑप्शन चलते हैं हम, क्या हाइपर वेंटिलेशन आपको दिया है, हाइपर वेंटिलेशन के साथ, हाइपर वेंटिलेशन से रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा, नहीं होगा, इससे रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस होगा। क्या होगा साथियों, रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस। अब देखना एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्यों होगा रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस। यहाँ पे आप लोग देखना कि जो रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस है ये क्यों प्रेजेंट होगा, क्योंकि जब पेशेंट हाइपर वेंटिलेशन करेगा, जब पेशेंट हाइपर वेंटिलेशन करेगा तो आपको पता है इंक्रीज CO2 एक्सक्रिएशन, ज़्यादा मात्रा में CO2 लंग्स से
लंग्स से एक्सक्रिएट होगी, ज़्यादा मात्रा में CO2 लंग्स से बाहर निकलेगी और ज़्यादा CO2 बाहर निकलेगी तो पेशेंट को क्या होगा, रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस होगा। क्लियर है, क्योंकि जितनी CO2 बढ़ती है उतना ही ज़्यादा, एक और चीज़ बता देता हूँ, जो CO2 है ये प्रोपोर्शनल होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/pH। इसका मतलब ये हुआ, जब जब CO2 इंक्रीज होगी, जब जब CO2 इंक्रीज होगी तब तब pH है वो डिक्रीज देखने को मिलेगी और क्या होगा, पेशेंट को एसिडोसिस होगा। क्लियर बात समझ में आई सभी को? जब जब CO2 डिक्रीज होगी तब तब साथियों आपको जो pH है वो क्या देखने को मिलेगी, जब जब CO2 डिक्रीज होगी तब तब pH इंक्रीज होगी और देखने को मिलेगा एल्केलोसिस। क्या देखने को मिलेगा, एल्केलोसिस। सभी साथियों को अच्छे से समझ में आया होगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, आप लोग इसको अच्छे से रीड आउट कर लीजिएगा कि जब जब आपका pH बढ़ेगा, जब 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 आपका CO2 बढ़ेगा तो आपका pH डिक्रीज होगा, और pH डिक्रीज होगा तो उसको एसिडोसिस बोलते हैं। जब CO2 घटेगा तो अब आप लोगों को मैंने ये बोला यहाँ पे कि जब हाइपर वेंटिलेशन होगा तो उसमें CO2, ज़्यादा CO2 क्या होती है, एक्सक्रिएट होती है, लंग्स से बाहर निकलती है, और ज़्यादा CO2 जब लंग्स से बाहर निकलेगी तो आप लोग उसको क्या कहेंगे कि CO2 के अंदर क्या हो जाएगी, प्रेजेंस कम हो जाएगी। और जब CO2 डिक्रीज होती है तो आपने बताया क्या होता है, उसको रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस। यानी एक क्वेश्चन आपका ये क्लियर हो गया है, ये ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन नहीं है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बी ऑप्शन पे आइए साथियों, और बी ऑप्शन आपका है एक्सेसिव वोमिटिंग। अब मुझे बताइए कि एक्सेसिव वोमिटिंग होती है तो वोमिटिंग किससे रिलेटेड है, जो ये वोमिटिंग है ये मेटाबॉलिक से रिलेटेड है। ये किससे रिलेटेड है साथियों, मेटाबॉलिक से। तो मेटाबॉलिक का तो यहाँ पे पूछा ही नहीं, आपसे जिक्र ही नहीं किया, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। सी ऑप्शन पे आइएगा दोस्तों, और सी है आपका रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन। और जब जब रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन होंगे तब तब आपको पता है कि उस पेशेंट के अंदर क्या देखने को मिलेगा, जब जब रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन होंगे उसके अंदर आपको इंक्रीज CO2 लेवल देखने को मिलेगा। और साथियों जब CO2 लेवल इंक्रीज होगा तो आपको पता है डिक्रीज क्या होगी, pH होगी, और डिक्रीज pH होगी तो हम उसको क्या बोलेंगे, एसिडोसिस बोलेंगे। ये सभी बच्चों को समझ में आया होगा ये कॉन्सेप्ट, इसलिए राइट आंसर आपका होगा बच्चों सी आंसर राइट है। उसके बाद अगला डी ऑप्शन भी देख लीजिएगा, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। जो आपकी डायबिटिक है ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। कैसा डिसऑर्डर है ये, मेटाबॉलिक। तो यहाँ पे मेटाबॉलिक इम्बैलेंस होगा, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, क्योंकि इसमें मेटाबॉलिज्म अफेक्ट होता है डायबिटीज के अंदर। मैं आपको डायबिटीज जब पढ़ाऊंगा तो बहुत अच्छे से डिटेल में आपको डिस्क्रिप्शन दूंगा कि डायबिटीज एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, इन सभी का मेटाबॉलिज्म अफेक्ट होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कार्बोहाइड्रेट है उसका मेटाबॉलिज्म अफेक्ट होता है। तो डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में आपको मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलता है। इसमें क्या देखने को मिलेगा साथियों, तो आप बता देना, इसमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलता है। अब आपसे तो पूछा क्या गया है, रेस्पिरेटरी, आपसे तो साथियों रेस्पिरेटरी की बात की है, तो रेस्पिरेटरी सी ऑप्शन आपका राइट होगा। चलो थैंक यू, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार से है, देखिएगा कि विच ऑफ द, अच्छे से रीड आउट कीजिएगा क्वेश्चन को, विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम इज नोट, नोट पूछा है दोस्तों, इज नोट कंसिडर्ड टू बी ए कंपनसेटरी मैकेनिज्म एसोसिएटेड विद हाइपोवोलेमिया ड्यू टू हेमरेज। बहुत अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है दोस्तों। एक मरीज है, एक पेशेंट है, देखो जिसको क्या हुआ है, हाइपोवोलेमिया हुआ है। इस हाइपोवोलेमिया के, और ये हाइपोवोलेमिया क्यों हुआ है,
तो आप लोग ये भी बता दें हाइपोवोलेमिया ड्यू टू हेमरेज, हेमरेज के कारण हाइपोवोलेमिया हुआ है। देखो एक कॉन्सेप्ट देता हूं यहाँ पे, और सिम्टम पूछा गया है कि कौन सा सिम्टम नहीं होगा, तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा सिम्टम होगा। तो एक कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं यहाँ पे। एक यहाँ पे देखिए दोस्तों कि एक पेशेंट है जिसको क्या हो गया, हेमरेज हो गया। हेमरेज का मतलब होता है ब्लीडिंग होना। हेमरेज का मतलब क्या होता है, ब्लीडिंग होना। उसको चोट लग गई, उसका एक्सीडेंट हो गया और मरीज को क्या हो गया, ब्लीडिंग हो गया। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों जब ब्लीडिंग हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में देखना उस ब्लीडिंग के कारण क्या देखने को मिलेगा, हाइपोवोलेमिया। अब उसको क्या हो जाएगा, हाइपोवोल्यूम, उसका जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा। और जब वॉल्यूम कम हो जाएगा तो उस पेशेंट में आपने देखा होगा जब वॉल्यूम कम होता है तो उसका बीपी भी कम हो जाता है, यानी उसका क्या हो जाएगा, डिक्रीज बीपी, उसका ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा। और जब ऐसा होगा, जब हाइपोवॉल्यूम हो जाएगा, किसी पेशेंट का बीपी कम हो जाएगा, तो कंपनसेटरी मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है। तो मैं यहाँ पे लिख दिया एक्टिवेट कंपनसेटरी मैकेनिज्म। और ये कंपनसेटरी मैकेनिज्म जब एक्टिवेट होता है तो ये हमें बचाने की कोशिश करता है, हमें कैसे प्रोटेक्ट करेगा और कुछ सिम्टम लेके आएगा। ये कंपनसेटरी मैकेनिज्म क्यों एक्टिवेट हुआ है, तो आपको समझ में आना चाहिए। ये इस वॉल्यूम को इंक्रीज करवाना चाहता है, इस बीपी को इंक्रीज करवाना चाहता है, इसलिए कंपनसेटरी मैकेनिज्म एक्टिवेट हुआ है। अब यहाँ पे जब भी ये कंपनसेटरी मैकेनिज्म आपका हाइपोथैलेमस जो है वो एक्टिवेट करता है, कौन करता है, हाइपोथैलेमस एक्टिवेट करता है। और जब ये कंपनसेटरी मैकेनिज्म एक्टिवेट होगा तो आपको साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे। और वो साइन सिम्टम आपके होंगे, टेकीकार्डिया आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले टेकीकार्डिया होगा, टेकीपनिया आपको देखने को मिलेगा। टेकीकार्डिया का मतलब इंक्रीज पल्स रेट होगा, इंक्रीज रेस्पिरेशन रेट होगा, ये सब आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आपने देखा होगा जो हाइपरटेंशन है वो भी देखने को मिलेगा, क्योंकि वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करवा देता है। ये क्या करवा देता है साथियों, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से इंक्रीज बीपी देखने को मिलता है। लेकिन आपसे नोट पूछा गया है, आपसे नोट पूछा गया है तो क्या देखने को नहीं मिलेगा, एक ऑप्शन आपको दे रखा है सी ऑप्शन। जो सी ऑप्शन है वो राइट आंसर है, ओलिग यूरिया। ओलिग यूरिया, ओलिग यूरिया का मतलब होता है डिक्रीज, डिक्रीज यूरिन आउटपुट, डिक्रीज यूरिन आउटपुट, आउटपुट लेस देन 500 ml पर 24 आवर्स। अगर 24 आवर्स में 400 या 500 ml से कम यूरिन देखने को मिले तो ऐसी कंडीशन को आप क्या बोलते हैं, ओलिग यूरिया। अब मुझे बताएं कि जो पेशेंट है उस पेशेंट के अंदर, जब उस पेशेंट के अंदर क्या हो गया, हाइपोवोलेमिया हो गया, और उस हाइपोवोलेमिया के अंदर उसका कंपनसेटरी मैकेनिज्म एक्टिवेट हो गया, तो क्या उसको ओलिग यूरिया होगा। हाइपोवोलेमिया के कारण ओलिगो यूरिया हो सकता है, लेकिन अगर कंपनसेटरी मैकेनिज्म एक्टिवेट हो गया तो ये उसको इंक्रीज करवाने का काम करता है, ये उसको साथियों इंक्रीज करवाने का काम करेगा। और इंक्रीज कैसे होगा, तो मैंने आपको बताया कि हाइपरटेंशन तो आता है लेकिन वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से आता है। और ओलिग यूरिया है ये नहीं आता है, क्योंकि ओलिग यूरिया यूरिन आउटपुट कम होने को बोलते हैं। और कंपन से हाइपोवोलेमिया में यूरिन आउटपुट ऑटोमेटिक कम हो जाता है। जब उसका कंपनसेटरी मैकेनिज्म एक्टिवेट होगा तो ओलिगो यूरिया सिम्टम नहीं आता है, ये आप लोग ध्यान रखें। नेक्स्ट मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं साथियों, और अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे इस प्रकार से है, के बाइंड इज गिवन फॉर पेशेंट विद। के बाइंड एक सैचिट होता है, के बाइंड ये पोटेशियम को बाइंड करता है, पोटेशियम बाइंडर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, पोटेशियम बाइंड, ये पोटेशियम को बाइंड कर देता है। तो आप लोगों को समझ में आया होगा
कि इस पोटेशियम को बाइंड कर देगा, इस के बाइंड को दूसरे नाम से बोला जाता है ऑल्सो नोन एज। आपसे पूछ लिया जाएगा परीक्षा के अंदर कि इसको दूसरे किस नाम से जाना जाता है, तो आप बताना इसको कैल्शियम पॉलीस्टेरीन सल्फोनेट। कैल्शियम पॉलीस्टेरीन पॉलीस्टेराइन सल्फोनेट इस नाम से जाना जाता है, जिसको के बाइंड सैचेट बोलते हैं। और ये यूज कब किए जाते हैं, जब इंक्रीज पोटेशियम लेवल हो जाए, जब इंक्रीज पोटेशियम लेवल हो जाए तब ये यूज किए जाते हैं। आप लोग ध्यान रखना, के बाइंड सैचेट, यानी आप कह सकते हैं हाइपर कैलेमिया। क्या बोल सकते हैं आप लोगों, हाइपर कैलेमिया के अंदर ये सैचेट यूज किए जाते हैं। तो आप यहाँ पे ऑप्शन देख लें, क्या हाइपोनेट्रीमिया में यूज किए जाएंगे, नहीं यूज किए जाएंगे। हाइपरनेट्रीमिया नहीं, हाइपोकैलेमिया नहीं, हाइप दोनों हाइपोकैलेमिया दे रखे हैं भाई, थोड़ा सा ठीक कर लेना साथियों, दोस्तों ठीक कर लेना। ये मैं लिख देता हूँ हाइपर कैलेमिया, हाइपर कैलेमिया, हाइपर कैलेमिया। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, हाइपर कैलेमिया। ये आपका क्या है, हाइपर है, हाइपर कैलेमिया है। इस ऑप्शन को आप लोग ठीक कर लें, ये आपका राइट आंसर डी होगा, हाइपर कैलेमिया। तो डी को आप सही माने, हाइपर कैलेमिया को राइट आंसर करें। के बाइंड सैचेट कब यूज किया जाता है, जब पोटेशियम का लेवल बढ़ जाता है। वेरी गुड साथियों, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5th नंबर क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मैं आपकी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन क्लियर हो। रीड आउट करिएगा। पुअरली कंट्रोल्ड डायबिटीज़, एक पेशेंट है जिसको डायबिटीज़ का पेशेंट है, कंट्रोल नहीं है, उसका ब्लड शुगर है वो कंट्रोल में नहीं है। कितना है, 450 mg पर DL है उसका, पर DL। ये उसका ब्लड ग्लूकोज है एसोसिएटेड विद, वो किससे रिलेटेड है। तो आप लोग बताइए कि उसके अंदर पुअरली कंट्रोल डायबिटीज है, ब्लड शुगर 450 mg पर DL है, एसोसिएटेड विद, उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा। ऑप्शन ए देखिएगा दोस्तों, हाइपोनेट्रेमिया। उसके अंदर ये जो आपका जो ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है, ये किसकी वजह से है, ये कह रहा है कि हाइपोनेट्रेमिया की वजह से है, हाइपरनेट्रेमिया की वजह से है, या हाइपोकैल्सेमिया की वजह से है, या आप कह सकते हैं हाइपोकैलेमिया की वजह से है। हाइपरग्लाइसेमिया होना चाहिए भाई, ये हाइपरग्लाइसेमिया होना चाहिए इसके अंदर। ये कुछ प्रिंट में मिस्टेक हुई है, इस क्वेश्चन में हाइपरग्लाइसेमिया होना चाहिए। इस क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हेन एलन टेस्ट इज परफॉर्म। एलन टेस्ट कब परफॉर्म किया जाता है साथियों, देखना एलन जो टेस्ट है, आपने देखा होगा जो एलन टेस्ट है ये कब परफॉर्म किया जाता है। तो आप लोग देखें कि जो एलन टेस्ट है ये आपका बिफोर एबीजी सैंपल लेने से पहले, एबीजी सैंपल लेने से पहले कौन सा टेस्ट किया जाता है, एलन टेस्ट किया जाता है। और एलन टेस्ट क्यों किया जाता है, तो आप बताना, टू चेक दी पेटेंसी ऑफ अल्नर आर्टरी, अल्नर आर्टरी। और अल्नर आर्टरी ना ऑप्शन में हो तो आप लोग बता देना रेडियल आर्टरी, रेडियल आर्टरी। पेटेंसी चेक करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, एलन टेस्ट किया जाता है। तो आप लोग ऑप्शन देख लें, बिफोर द वेनस लाइन इंसर्शन नहीं, बिफोर द CVP लाइन नहीं, बिफोर द फीमोरल नहीं। डी आपका आंसर ठीक है, डी आंसर राइट है। बिफोर ABG सैंपल टू चेक द पेटेंसी ऑफ अल्नर आर्टरी और रेडियल आर्टरी। राइट आंसर
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है। थोड़ा सा आज कुछ क्वेश्चन में मिस प्रिंट जरूर हुआ है बच्चों। एक क्वेश्चन जो पीछे था वो कुछ ज़्यादा ही मिस प्रिंट था, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया है। फिर भी जहाँ मैंने करेक्शन किया है वो आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच कैन बी गिवन इन हेमरेजिक स्ट्रोक। एक मरीज है जिसको हेमरेजिक स्ट्रोक हुआ है, उसमें क्या देना चाहिए। फ्लूइड की बात हो रही है भाई, कौन सा फ्लूइड देना चाहिए किसी पेशेंट को हेमरेजिक स्ट्रोक हो गया। अब देखो हेमरेजिक स्ट्रोक वही उसको क्या हो गई भाई, ब्लीडिंग हो गई। मरीज को ज़्यादा क्या हो गई, ब्लीडिंग हो गई। और ब्लीडिंग हो गई तो उसको हाइपोवोलेमिया हो गया। ब्लीडिंग हो गई तो उसको क्या हो गया भाई, हाइपोवोलेमिया। अब वॉल्यूम को आपको क्या करना है, ट्रीट करना है, हाइपोवोलेमिया। तो हाइपोवोलेमिया को ट्रीट कैसे करोगे, उसको क्या दोगे, फ्लूइड दोगे। क्या देंगे बेटा, उसको फ्लूइड देंगे। और कौन से फ्लूइड दोगे, मोस्ट कॉमन की अगर बात की जाए तो मोस्ट कॉमन जो फ्लूइड होते हैं कौन से दिए जाते हैं। देने को तो ये सारे ही फ्लूइड दिए जाते हैं जब भी किसी पेशेंट को हाइपोवोलेम हो जाता है या हेमरेजिक स्ट्रोक हो जाता है। लेकिन जो जनरली जो सबसे पहले जो सॉल्यूशन दिए जाते हैं उसके अंदर आप लोग ऑप्शन पे आइए, आइसोटोनिक। ए ऑप्शन है आपका आइसोटोनिक। राइट जो आंसर है वो है ए, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। और आइसोटोनिक में आते हैं आपके NS हो गया, उसके बाद आपका RL हो गया। ये दोनों फिजियोलॉजिकल सॉल्यूशन है और इनको सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है जिस पेशेंट को हाइपोवोलेमिया हो जाता है, हेमरेज हो जाता है, ब्लीडिंग हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट कोलोइड यूज किए जाते हैं, लेकिन देखना पड़ेगा, कंडीशन देखनी पड़ेगी। ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी किया जाता है जब किसी पेशेंट को एक्सीडेंटली ट्रॉमा लग जाता है, ब्लड बाहर आ जाता है तो उसको वॉल्यूम तो कम हुआ है लेकिन इसको बाद में ट्रीट करते हैं। उसको RBC वगैरह दी जाती है, पैक्ड होल ब्लड दिया जाता है। तो ये सब किए जाते हैं लेकिन बाद में किए जाते हैं। मोस्ट कॉमन प्रीफर की अगर बात की जाएगी तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन दें आप लोग हेमरेजिक कंडीशन में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं साथियों। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 8 है आपका देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर। देखो इस वर्ड इनहेरिटेड का मतलब ये होता है साथियों कि ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाले ऐसे डिसऑर्डर को हम क्या बोलते हैं, इनहेरिटेड बोलते हैं, आनुवांशिक बोलते हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं। तो जो 4 जो डिसऑर्डर दिए हैं ये सारे ही इनहेरिटेड डिसऑर्डर हैं, लेकिन इनमें जो मोस्ट कॉमन है, एक वर्ड दिया है कि मोस्ट कॉमन, इनमें मोस्ट कॉमन कौन सा है, सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड और ब्लीडिंग। सारे वर्ड इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन का आंसर ही बदल जाता है। देखो मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगा, बताऊंगा ब्लीडिंग, ब्लीडिंग डिसऑर्डर कौन सा है। आप लोगों से इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर पूछा है। देखो किसी पेशेंट का आपने देखा होगा ब्लीडिंग अफेक्ट होती है BT टाइम, किसी पेशेंट के अंदर CT टाइम अफेक्ट होता है। तो ये जो BT टाइम अफेक्ट होता है ना, ये सब आते हैं ब्लीडिंग डिसऑर्डर में। और जब CT टाइम अफेक्ट होता है ना तो ये क्लोटिंग डिस्टरबेंस में आते हैं। तो अब आपको देखने को मिलेगा, देखो जो हीमोफीलिया है, जो आपका हीमोफीलिया है यहाँ पे D ऑप्शन, दोनों ही हीमोफीलिया ये इनहेरिटेड तो हैं लेकिन इनके अंदर कौन डिस्टर्ब होता है, क्लोटिंग डिस्टर्ब होता है, क्लोटिंग डिस्टरबेंस। इनमें क्या डिस्टर्ब होता है, क्लोटिंग डिस्टरबेंस होता है, ब्लीडिंग डिस्टरबेंस नहीं होता है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है आपसे कि हीमोफीलिया कैसा डिसऑर्डर है, इनहेरिटेड है, क्या डिस्टर्ब होता है इसमें, क्लोटिंग टाइम डिस्टर्ब होता है, क्लोटिंग टाइम डिस्टर्ब होता है। उसके बाद आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि हीमोफीलिया में कौन सा टाइम बढ़ जाता है, तो आप क्या कहेंगे, क्लोटिंग टाइम बढ़ता है, ना कि ब्लीडिंग टाइम बढ़ता है। अब ये दोनों ऑप्शन तो आपके हट गए हैं। उसके बाद हीमोलाइटिक एनीमिया देखिए, जो हीमोलाइटिक एनीमिया है ये भी इनहेरिटेड होता है लेकिन मोस्ट कॉमन नहीं हो सकता है ये। उसके बाद नेक्स्ट है वॉन विलियंस डिजीज। ये वॉन विलियंस जो डिजीज है ये आपकी इनहेरिटेड मोस्ट कॉमन ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, इसलिए राइट आंसर आपका है वॉन विलियंस डिजीज। इस डिजीज के अंदर क्या होता है, वॉन विलियंस फैक्टर की कमी हो जाती है, डेफिशिएंसी ऑफ
डेफिशिएंसी ऑफ वॉन विलियम्स फैक्टर, वॉन विलियम्स फैक्टर, वॉन विलियम्स फैक्टर की डेफिशिएंसी हो जाती है, और इस फैक्टर की डेफिशिएंसी जो ब्लीडिंग साइट होती है उस ब्लीडिंग साइट के ऊपर होती है, और यही आपके क्लोटिंग मैकेनिज्म को एक्टिवेट करने में हेल्प करता है। इसलिए आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किस फैक्टर की कमी से हीमोफीलिया हो सकता है, तो आप कह सकते हैं वॉन विलियम्स फैक्टर की कमी से आगे चल के हीमोफीलिया को लीड कर सकता है वो, क्योंकि क्लोटिंग मैकेनिज्म अफेक्ट हो जाता है। तो उस पेशेंट का जो वॉन विलियम्स फैक्टर है ये कोएगुलेशन करता है, ब्लड के कोएगुलेशन के लिए प्लेटिलेट्स एग्रीगेशन करवाता है। ये क्या करवाता है? प्लेटिलेट्स एग्रीगेशन करवाता है, प्लेटिलेट्स एग्रीगेशन। तो प्लेटिलेट्स एग्रीगेशन करवाएगा, जब इसकी डेफिशिएंसी होगी तो प्लेटिलेट्स एग्रीगेशन नहीं होंगे, और नहीं होंगे तो आपको इसकी कमी देखने को मिलेगी, ब्लीडिंग टाइम बढ़ेगा। राइट आंसर आपका ये है। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखिएगा। नेचुरल एंटीकोएगुलेंट प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अंदर नेचुरल एंटीकोएगुलेंट पूछा है। ऑप्शन पे आइए, फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन एंटीकोएगुलेंट नहीं होता है। एंटीकोएगुलेंट का मतलब होता है एंटी कोएगुलेंट, कोएगुलेंट, और इसका मतलब होता है ये क्या करते हैं, ब्रेक द कोएगुलेशन, ब्रेक द कोएगुलेशन, या आप कह सकते हैं विपरीत काम करते हैं। कोएगुलेशन का मतलब होता है थक्का जमना, और थक्के जमने से विपरीत काम करेंगे तो इनको क्या बोलेंगे, एंटी कोएगुलेंट। और ये क्या कर देते हैं, ब्लड को पतला कर देते हैं, ठीक है भाई, या ब्लड का कोएगुलेशन है उसको कम कर देते हैं। तो फिब्रिनोजन है वो तो बढ़ाता है, फिब्रिनोजन क्या करता है, ब्लड का कोएगुलेशन करता है। तो फिब्रिनोजन तो है नहीं, ब्लड का कोएगुलेशन करता है, ये तो एंटी कोएगुलेंट में नहीं आता। हिपेरिन, हिपेरिन आपका क्या है, एंटी कोएगुलेंट है, क्योंकि ये ब्लड को कोएगुलेशन को कम करता है, और कोएगुलेशन को कम करता है तो ब्लड कैसा हो जाता है, गाढ़ा नहीं रहता, पतला हो जाता है। वारफेरिन है, ये भी जो आपका वारफेरिन है ये एंटी प्लेटिलेट है। कैसा है, एंटी प्लेटिलेट है। उसके बाद जो एनेक्साप्रिन है ये भी एंटी कोएगुलेंट है, लेकिन ये नेचुरल नहीं है, ये कैसा है, ये आर्टिफिशियल है। ये कैसा है, आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल है, ये आर्टिफिशियल, ये बनाया हुआ है, आर्टिफिशियल है। नेचुरल एंटी कोएगुलेंट कौन है, ये है, ये नेचुरल एंटी कोएगुलेंट है, नेचुरल कोएगुलेंट। तो राइट आंसर आपका बी होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे इस प्रकार से है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कोज और रिस्क फैक्टर फॉर कार्डियक अरेस्ट। एक कार्डियक अरेस्ट के लिए इनमें से कौन सा कोज नहीं है, तो आप लोग ऑप्शन पे आइए, हाइपर कैलेमिया। हाइपर कैलेमिया की वजह से कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, बिल्कुल सही है, लेकिन आपसे नोट पूछा है, आपसे जो पूछा है वो क्या पूछा है, नोट पूछा है। हाइपरग्लाइसेमिया, हाइपरग्लाइसेमिया से कार्डियक अरेस्ट हो सकता है क्या, आगे बढ़ते हैं। हाइपोवोलेमिया, हाइपोवोलेमिया वॉल्यूम कम हो जाएगा, कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा, बिल्कुल इससे भी हो सकता है। उसके बाद हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया से भी क्या हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। यानी ये तीनों कार्डियक अरेस्ट को कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकता, हाइपरग्लाइसेमिया। हाइपरग्लाइसेमिया से कार्डियक अरेस्ट नहीं होगा बच्चों, राइट आंसर हाइपरग्लाइसेमिया है। अगर यहाँ पे हाइपोग्लाइसेमिया होता तो हाइपोग्लाइसेमिया, हाइपोग्लाइसेमिया ये कोज कर सकता था कार्डियक अरेस्ट, ये कार्डियक अरेस्ट कर सकता है, लेकिन इसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट नहीं होगा। राइट आंसर आपका हाइपरग्लाइसेमिया होगा। तो आज के लिए आपने ये क्वेश्चन पढ़े, यहाँ से 50 से 60 क्वेश्चन मैंने आपके क्लियर किए हैं कम से कम, और इस सेशन के अंदर इसी तरह हम रोजाना आपका एक सेशन लेते रहेंगे। तो सभी बच्चे इस YouTube चैनल को और इस
लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें बच्चों। जैसे ही मेरे 1K व्यू हो जाएंगे, मैं आपसे लाइव सेशन यूट्यूब के ऊपर लाइव क्लासें लूँगा। मैं आपकी सभी सब्जेक्ट्स की अलग अलग टीचर के द्वारा सभी क्लासें आपको फ्री मिलने वाली हैं। अगर 1K सब्सक्राइबर मेरे कंप्लीट हो जाते हैं तो मैं एलिजिबल हो जाऊंगा लाइव क्लासें लेने के लिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं बलजीत यादव फ्रॉम BHU एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आप सब लोगों ने इतने धैर्य के साथ इस क्लास को, आई होप आपने देखा होगा, वॉच किया होगा, और आगे जो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। जो सबसे इम्पोर्टेंट आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें साथियों। यही आपका हमें मोटिवेशन देगा। और इसी तरह से जो भी बच्चे आपके DSSB के लिए हैं, ESI के लिए हैं, बिहार CHO के लिए हैं, और हरियाणा जो DMER का जो एग्ज़ाम आने वाला है, इन सब बच्चों के लिए मैं अलग अलग टेस्ट सीरीज़ भी लेके आ रहा हूँ और क्वेश्चन सेशन डिस्कशन की क्लासें लेके आ रहा हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जुड़िए और अपने साथियों को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल के ऊपर जोड़ने का प्रयास कीजिए आप लोग। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही।
आपने एसिड बेस बैलेंस में दोस्तों दो तीन चीजें पढ़ी होंगी। एक होता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस, एक होता है मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, एक होता है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और एक होता है रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। ये सिंपल चार चीजें तो जरूर आपने एसिड बेस इम्बैलेंस से पढ़ी होंगी। अब एक रेस्पिरेटरी होता है जो एसिड बेस बैलेंस है ना, यहाँ पे देखिए साथियों, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। एसिड जो बेस इम्बैलेंस है, मैं बैलेंस की बात नहीं कर रहा, इम्बैलेंस की बात कर रहा हूँ। एसिड बेस जो इम्बैलेंस है ये आपका कितने टाइप का हो सकता है? ये दो टाइप का हो सकता है साथियों। कौन कौन सा हो सकता है? एक रेस्पिरेटरी इम्बैलेंस हो सकता है, रेस्पिरेटरी इम्बैलेंस, और दूसरा होता है दोस्तों मेटाबॉलिक इम्बैलेंस। दूसरा कौन सा हो सकता है? मेटाबॉलिक इम्बैलेंस। तो थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा कि किसी भी पेशेंट के अंदर अगर एसिड बेस इम्बैलेंस होता है तो वो दो इम्बैलेंस की वजह से होता है। दो, एक तो रेस्पिरेटरी में एब्नॉर्मलिटी होने की वजह से, या उसके उस पर्सन के मेटाबॉलिज्म में इम्बैलेंस होने की वजह से उसका एसिड बेस बैलेंस बिगड़ सकता है। अब बात आती है बेटा कि रेस्पिरेटरी इम्बैलेंस के लिए जो मेन रेस्पॉन्सिबल होता है वो आपका प्रोसेस होता है रेस्पायरेशन। कौन होता है? रेस्पायरेशन। अब आप लोगों को समझ में आएगा कि वो डिजीज जिनमें रेस्पायरेशन अफेक्ट होता है, वो डिजीज जो किसको अफेक्ट करती है? रेस्पायरेशन को अफेक्ट करती है। वो सारी की सारी डिजीज हैं, वो क्या कोज कर सकती हैं? रेस्पिरेटरी इम्बैलेंस कोज कर सकती हैं और रेस्पिरेटरी एसिड बेस इम्बैलेंस कोज कर सकती है। अब आपने जितनी भी रेस्पिरेटरी डिजीज देखी होंगी, जैसे सीओपीडी है, अस्थमा है, या फिर आपने जितनी भी निमोनिया, ये सारी कैसी डिजीज है? रेस्पिरेटरी डिजीज। इन रेस्पिरेटरी डिजीज के कारण एसिड बेस इम्बैलेंस होगा, वो कौन सा माना जाएगा? रेस्पिरेटरी एसिड बेस इम्बैलेंस। अब हो सकता है कोई ऐसी डिजीज कंडीशन होगी जिसमें रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता होगा। इन सभी डिजीज में क्या होता है? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता है। क्या होता है? इन सभी डिजीज में रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता है, क्योंकि इन सबके अंदर CO2 का अकोमुलेशन होता है। CO2 का अकोमुलेशन होता है, CO2 इकट्ठा हो जाती है, रेस्पिरेशन अच्छे से नहीं हो पाता है, CO2 इंक्रीज हो जाती है, और CO2 जब जब इंक्रीज होती है तब तब क्या लेके आती है? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ये क्या लेके आती है? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। यानी आपको समझ में ये भी आ गया होगा कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस रेस्पिरेशन इम्बैलेंस होने की वजह से होता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये थी कि जो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है ये CO2 के ज्यादा अकोमुलेशन के कारण हो सकता है। तो कैसा इम्बैलेंस हुआ? रेस्पिरेटरी हुआ। अब बात आती है मेटाबॉलिक इम्बैलेंस की। अब साथियों आपको ये पता लगा होगा मेटाबॉलिज्म जब अफेक्ट होता है ड्यू टू अफेक्ट मेटाबॉलिज्म, जब किसी का मेटाबॉलिज्म अफेक्ट होता है तब उसको कौन सा डिसऑर्डर डेवलप होता है? एसिड बेस का मेटाबॉलिक इम्बैलेंस डेवलप होता है। ये भी दो टाइप का होता है, एक एसिडोसिस हो सकता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस बोल देंगे, और दूसरा क्या हो सकता है? मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। दूसरा क्या हो सकता है साथियों? मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। ये भी आपने यहाँ पे देखा था, एक रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता है, एक रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस होता है, एल्कलोसिस होता है। तो आपको सिंपल इम्बैलेंस जो था वो समझ में आया कि रेस्पिरेटरी CO2 के कारण होता है, रेस्पिरेटरी CO2 के कारण होता है, और मेटाबॉलिक है, इस मेटाबॉलिक का जो मेन इंडिकेटर है वो HCO3 होता है, यानी बाइकार्बोनेट होता है। इसका मेन इंडिकेटर कौन होता है? HCO3। जब जब HCO3 अफेक्ट होगा, जब जब HCO3 अफेक्ट होगा तब तब आपको क्या देखने को मिलेगा? मेटाबॉलिक अफेक्ट देखने को मिलेगा। अब एक पर्सन में ये डिक्रीज भी हो सकता है, एक पर्सन में ये इंक्रीज भी होता है। जब ये डिक्रीज होगा तो ये आपके साथ लेके आएगा pH भी क्या होगी? डिक्रीज होगी, और एसिडोसिस लेके आएगा। लेकिन जब ये इंक्रीज होगा, जब ये इंक्रीज होगा तब ये क्या करेगा? इंक्रीज करेगा pH, और pH इंक्रीज होगी तो उसको आप बोलोगे एल्कलोसिस। और कौन सा एल्कलोसिस बोलोगे? तो आप बोलेंगे मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं साथियों? मेटाबॉलिक एल्कलोसिस की बात कर रहे हैं।
अब मेरा जो आपसे क्वेश्चन था वो ये था आपका कि यहाँ पे आपने वोमिटिंग एक कंडीशन आपको दी, एक कंडीशन क्या दी, वोमिटिंग। साथियों देखना, एक कंडीशन आपको दी है वोमिटिंग, और वोमिटिंग कैसी है, मेटाबॉलिक कंडीशन। तो जो वोमिटिंग करेगा पेशेंट, तो वोमिटिंग के अंदर क्या आएगा, स्टोमक कंटेंट आएंगे, तो स्टोमक कंटेंट बाहर आ जाएंगे, यानी आउट आउट द स्टोमक कंटेंट। और इन स्टोमक कंटेंट में क्या प्रेजेंट रहेगा, एसिड प्रेजेंट रहेगा। अब जब एसिड बाहर आ गया आपका, तो क्या बच जाएगा वहां पे, बार बार एसिड बाहर आ रहा है, बार बार रिपीटेड एसिड बाहर आ रहा है, तो ये आउट जो ये एसिड बाहर आ रहा है, इसकी वजह से बच क्या जाएगा, रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस। तो एल्केलोसिस सॉरी बचेगा क्या, एल्केलोसिस। एसिड बाहर आ गया तो अंदर क्या बचेगा, एल्केलाइन नेचर हो जाएगी। तो हम इसको क्या बोलेंगे कि कौन सी एबनॉर्मलिटी देखने को मिलेगी वोमिटिंग के अंदर, तो आपका राइट आंसर रहेगा एक तो मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। ये आपको दिख रहा है, ये भी ठीक बात है, मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। अब मेटाबॉलिक एल्केलोसिस होता है एक और मैं आपको व्यू दे रहा हूँ, तो स्टोमक कंटेंट होते हैं ना, इन स्टोमक कंटेंट के अंदर, इन स्टोमक कंटेंट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, आप लोग बताएं। इसके अंदर ज्यादा मात्रा में सोडियम और पोटेशियम रहते हैं। क्या रहते हैं भाई, ज्यादा मात्रा में सोडियम और पोटेशियम रहते हैं। अब आपने देखा होगा स्टोमक कंटेंट ज्यादा रहते हैं सोडियम और पोटेशियम, तो आपने ये देखा होगा कि यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, हाइपो हाइपो क्या देखने को मिलेगा, नेट्रेमिया देखने को मिलेगा, हाइपोनेट्रेमिया। तो यहाँ पे बी और सी नहीं बोले, ये आप बोलते हैं हाइपोनेट्रेमिया है, जो सी ऑप्शन है ये आपका यहाँ पे करेक्ट कर लेना। ये सी ऑप्शन जो है आपका ये है हाइपोनेट्रेमिया, हाइपोनेट्रेमिया। तो ज्यादा मात्रा में यहाँ पे सोडियम होता है, और सोडियम क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। इस एसिड के साथ बार बार कौन बाहर होगा, सोडियम बाहर होगा। तो जब सोडियम बाहर होगा तो पेशेंट में किसकी कमी आ जाएगी, सोडियम की, तो हाइपोनेट्रेमिया हो जाएगा, मेटाबॉलिक एल्केलोसिस हो जाएगा। ये आप ध्यान रखिए। इसी के विपरीत जब मेटाबॉलिक एल्केलोसिस होगा, एक कंडीशन होगी जिसको आप बोलते हैं डायरिया। क्या बोलते हैं, डायरिया। और इस डायरिया के अंदर आपने देखा होगा मेटाबॉलिक क्या होता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है, क्योंकि इसके अंदर बाहर कौन निकल जाता है, इंक्रीज पोटेशियम एक्सक्रिएशन। पोटेशियम एक्सक्रिएट होता है डायरिया के रूप में, और पोटेशियम बार बार बाहर जाएगा तो किसकी कमी हो जाएगी, डिक्रीज पोटेशियम देखने को मिलेगा। तो डिक्रीज पोटेशियम को बोलते हैं हाइपोकैलेमिया। क्या बोलते हैं साथियों, हाइपोकैलेमिया। अब आपको दो क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आए कि डायरिया के अंदर तो हाइपोकैलेमिया देखने को मिलता है, लेकिन वोमिटिंग के अंदर साथियों क्या देखने को मिलता है, हाइपर या सॉरी आप कह सकते हैं मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। क्या बोल सकते हैं, मेटाबॉलिक एल्केलोसिस बोल सकते हैं। दूसरा आप ये बता सकते हैं इसके अंदर सोडियम कैसा देखने को मिलेगा, यानी हाइपोनेट्रेमिया देखने को मिलेगा, हाइपोनेट्रेमिया। तो एक तो ये आप ऑप्शन ठीक कर लें। पहला क्वेश्चन मैंने 4-5 क्वेश्चन के आप बहुत से क्वेश्चन यहाँ से बता दिए हैं आपको एसिड बेस इम्बैलेंस से, पहले क्वेश्चन से। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राइट आंसर यहाँ पे होगा, आप लोग ध्यान रखें, डी, बोथ बोथ बी एंड सी दोनों राइट है। क्योंकि देखो ये भी मेटाबॉलिक एल्केलोसिस भी देखने को मिलेगा और हाइपोनेट्रेमिया भी देखने को मिलेगा। तो आप लोग ध्यान रखें, सी ऑप्शन को करेक्ट कर ले, यहाँ पे इसमें हाइपोनेट्रेमिया देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, अगर ये हाइपोनेट्रेमिया ना होता या यही ऑप्शन रखोगे तो फिर बी ऑप्शन ठीक कर देना, लेकिन अगर हाइपोनेट्रेमिया होगा तो फिर आप बोथ बी एंड सी ऑप्शन दीजिएगा। मेरा आपको बिल्कुल क्लियर बात इंडिकेशन समझ में आया होगा कि इसी क्वेश्चन में अगर ये बोथ बी एंड सी अगर आपको देगा तो यहाँ पे हाइपोनेट्रेमिया करेगा, और हाइपोनेट्रेमिया नहीं होगा तो फिर आपका ये ऑप्शन भी सही है। तो पहला क्वेश्चन आपका राइट है। उसके बाद नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है साथियों
आपने देखा होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर रीड आउट करिएगा कि द कोज फॉर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस इज। आपने देखा कि यहाँ पे कोज पूछा है, आपसे क्या पूछा है, कोज पूछा है, इसके लिए रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के लिए, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के लिए कौन कौन से कोजेज हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि जितनी भी रेस्पिरेटरी डिजीज है उन सभी डिजीज के कारण कौन सा इम्बैलेंस होता है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता है। तो ऑप्शन पढ़ लीजिएगा, पहला ऑप्शन चलते हैं, क्या हाइपर वेंटिलेशन आपको दिया है, हाइपर वेंटिलेशन के साथ, हाइपर वेंटिलेशन से रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा, नहीं होगा, इससे रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस होगा। क्या होगा साथियों, रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस। अब देखना एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्यों होगा रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस। यहाँ पे आप लोग देखना कि जो रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस है ये क्यों प्रेजेंट होगा, क्योंकि जब पेशेंट हाइपर वेंटिलेशन करेगा, जब पेशेंट हाइपर वेंटिलेशन करेगा तो आपको पता है इंक्रीज CO2 एक्सक्रिएशन, ज्यादा मात्रा में CO2 लंग्स से एक्सक्रिएट होगी, ज्यादा मात्रा में CO2 लंग्स से बाहर निकलेगी, और ज्यादा CO2 बाहर निकलेगी तो पेशेंट को क्या होगा, रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस होगा। क्लियर है, क्योंकि जितनी CO2 बढ़ती है उतना ही ज्यादा, एक और चीज बता देता हूँ, जो CO2 है ये प्रोपोर्शनल होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/pH। इसका मतलब ये हुआ जब जब CO2 इंक्रीज होगी, जब जब CO2 इंक्रीज होगी तब तब pH है वो डिक्रीज देखने को मिलेगी, और क्या होगा, पेशेंट को एसिडोसिस होगा। क्लियर बात समझ में आई सभी को। जब जब CO2 डिक्रीज होगी तब तब साथियों आपको जो pH है वो क्या देखने को मिलेगी, जब जब CO2 डिक्रीज होगी तब तब pH इंक्रीज होगी और देखने को मिलेगा एल्केलोसिस। क्या देखने को मिलेगा, एल्केलोसिस। सभी साथियों को अच्छे से समझ में आया होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आप लोग इसको अच्छे से रीड आउट कर लीजिएगा कि जब जब आपका pH बढ़ेगा, जब 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 आपका CO2 बढ़ेगा तो आपका pH डिक्रीज होगा, pH डिक्रीज होगा तो उसको एसिडोसिस बोलते हैं। जब CO2 घटेगा तो अब आप लोगों को मैंने ये बोला यहाँ पे कि जब हाइपर वेंटिलेशन होगा तो उसमें CO2, ज्यादा CO2 क्या होती है, एक्सक्रिएट होती है, लंग्स से बाहर निकलती है, और ज्यादा CO2 जब लंग्स से बाहर निकलेगी तो आप लोग उसको क्या कहेंगे कि CO2 के अंदर क्या हो जाएगी, प्रेजेंस कम हो जाएगी। और जब CO2 डिक्रीज होती है तो आपने बताया क्या होता है, उसको रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस। यानी एक क्वेश्चन आपका ये क्लियर हो गया है, ये ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन नहीं है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, बी ऑप्शन पे आइए साथियों, और बी ऑप्शन आपका है एक्सेसिव वोमिटिंग। अब मुझे बताइए कि एक्सेसिव वोमिटिंग होती है तो वोमिटिंग किससे रिलेटेड है, जो ये वोमिटिंग है ये मेटाबॉलिक से रिलेटेड है। ये किससे रिलेटेड है साथियों, मेटाबॉलिक से। तो मेटाबॉलिक का तो यहाँ पे पूछा ही नहीं, आपसे जिक्र ही नहीं किया, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। सी ऑप्शन पे आइएगा दोस्तों, और सी है आपका रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन। और जब जब रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन होंगे तब तब आपको पता है कि उस पेशेंट के अंदर क्या देखने को मिलेगा, जब जब रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन होंगे उसके अंदर आपको इंक्रीज CO2 लेवल देखने को मिलेगा। और साथ ही जब CO2 लेवल इंक्रीज होगा तो आपको पता है डिक्रीज क्या होगी, pH होगी। तो डिक्रीज pH होगी तो हम उसको क्या बोलेंगे, एसिडोसिस बोलेंगे। ये सभी बच्चों को समझ में आया होगा ये कॉन्सेप्ट, इसलिए राइट आंसर आपका होगा बच्चों सी आंसर राइट है। उसके बाद अगला डी ऑप्शन भी देख लीजिएगा, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। जो आपकी डायबिटिक है ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। कैसा डिसऑर्डर है ये, मेटाबॉलिक। तो यहाँ पे मेटाबॉलिक इम्बैलेंस होगा, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, क्योंकि इसमें मेटाबॉलिज्म अफेक्ट होता है डायबिटीज के अंदर। मैं आपको डायबिटीज जब पढ़ाऊंगा तो बहुत अच्छे से डिटेल में आपको डिस्क्रिप्शन दूंगा कि डायबिटीज एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन इन सभी का मेटाबॉलिज्म अफेक्ट होता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो
कार्बोहाइड्रेट है इसका मेटाबॉलिज्म अफेक्ट होता है। तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में आपको मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलता है। इसमें क्या देखने को मिलेगा साथियों, तो आप बता देना, इसमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलता है। अब आपसे तो पूछा क्या गया है, रेस्पिरेटरी, आपसे तो साथियों रेस्पिरेटरी की बात की है, तो रेस्पिरेटरी सी ऑप्शन आपका राइट होगा। चलो थैंक यू। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार से है, देखिएगा कि विच ऑफ द, अच्छे से रीड आउट कीजिएगा क्वेश्चन को, विच ऑफ द ड्यू टू हेमरेज, बहुत नहीं होगा, तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा सिम्टम होगा। तो एक कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं यहाँ पे। एक यहाँ पे देखिए दोस्तों कि पेशेंट है जिसको क्या हो गया, हेमरेज हो गया। हेमरेज का मतलब होता है ब्लीडिंग होना। हेमरेज का मतलब क्या होता है, ब्लीडिंग होना। उसको चोट लग गई, उसका एक्सीडेंट हो गया और मरीज को क्या हो गया, ब्लीडिंग हो गया। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों जब ब्लीडिंग हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में देखना उस ब्लीडिंग के कारण क्या देखने को मिलेगा, हाइपोवोलेमिया। अब उसको क्या हो जाएगा, हाइपोवोलेम, उसका जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा। और जब वॉल्यूम कम हो जाएगा तो उस पेशेंट में आपने देखा होगा जब वॉल्यूम कम होता है तो उसका बीपी भी कम हो जाता है, यानी उसका क्या हो जाएगा, डिक्रीज बीपी, उसका ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा। और जब ऐसा होगा, जब हाइपोवोल्यूम हो जाएगा, किसी पेशेंट का बीपी कम हो जाएगा, तो कंपनसेटरी मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है। तो मैं यहाँ पे लिख दिया एक्टिवेट कंपनसेटरी मैकेनिज्म। और ये कंपनसेटरी मैकेनिज्म जब एक्टिवेट होता है तो ये हमें बचाने की कोशिश करता है, हमें कैसे प्रोटेक्ट करेगा और कुछ सिम्टम लेके आएगा। ये कंपनसेटरी मैकेनिज्म क्यों एक्टिवेट हुआ है, तो आपको समझ में आना चाहिए। ये इस वॉल्यूम को इंक्रीज करवाना चाहता है, इस बीपी को इंक्रीज करवाना चाहता है, इसलिए कंपनसेटरी मैकेनिज्म एक्टिवेट हुआ है। अब यहाँ पे जब भी ये कंपनसेटरी मैकेनिज्म आपका हाइपोथैलेमस जो है वो एक्टिवेट करता है, कौन करता है, हाइपोथैलेमस एक्टिवेट करता है। तो जब ये कंपनसेटरी मैकेनिज्म एक्टिवेट होगा तो आपको साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे। और वो साइन सिम्टम आपके होंगे, टेकीकार्डिया आपको देखने को मिलेगा, सबसे पहले टेकीकार्डिया होगा, टेकीपनिया आपको देखने को मिलेगा। टेकीकार्डिया का मतलब इंक्रीज पल्स रेट होगा, इंक्रीज रेस्पिरेशन रेट होगा, ये सब आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आपने देखा होगा जो हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन है वो भी देखने को मिलेगा, क्योंकि वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करवा देता है। क्या करवा देता है साथियों, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से इंक्रीज बीपी रेट देखने को मिलता है। लेकिन आपसे नोट पूछा गया है, आपसे नोट पूछा गया है तो क्या देखने को नहीं मिलेगा, एक ऑप्शन आपको दे रखा है सी ऑप्शन। जो सी ऑप्शन है वो राइट आंसर है, ओलिगयूरिया। ओलिगयूरिया, ओलिगयूरिया का मतलब होता है एनीमिया के कारण ओलिगोयूरिया हो सकता है, लेकिन अगर कंपनसेटरी मैकेनिज्म एक्टिवेट हो गया तो ये उसको इंक्रीज करवाने का। अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे इस प्रकार से है, ई बाइंड एनीमिया में यूज किए जाएंगे, नहीं यूज किए जाएंगे। हाइपरनेट्रिक आपका 5th नंबर क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मैं आपकी ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा क्वेश्चन क्लियर हो, रीड आउट करिएगा। पुअरली कंट्रोल्ड डायबिटीज, एक पेशेंट है जिसको डायबिटीज का पेशेंट मेरे को मिलेगा। ऑप्शन ए देखिएगा दोस्तों, हाइपोनेट्रेमिया हाइपरग्लाइसेमिया होना चाहिए। इस क्वेश्चन को आप खोल दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हेन एलन टेस्ट इज परफॉर्म। एलन टेस्ट कब परफॉर्म किया जाता है, साथ ही देखना एलन जो टेस्ट है आपने देखा होगा, जो एलन टेस्ट है ये कब परफॉर्म किया, लेटेंसी चेक करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। अब देखो हेमरेजिक स्ट्रोक, वही उसको क्या हो गई भाई, ब्लीडिंग हो गई, मरीज को ज्यादा क्या हो गई, ब्लीडिंग हो गई। और ब्लीडिंग हो गई तो उसको हाइपोवोलेमिया हो गया, ब्लीडिंग हो गई तो उसको क्या हो गया भाई, हाइपोवोलेमिया। अब वॉल्यूम को आपको क्या करना है, ट्रीट करना है, हाइपोवोलेमिया। तो हाइपोवोलेमिया को ट्रीट कैसे करोगे, उसको क्या दोगे, फ्लूइड दोगे। क्या देंगे बेटा, उसको फ्लूइड देंगे। और कौन से फ्लूइड दोगे, मोस्ट कॉमन की अगर बात की जाए तो मोस्ट कॉमन जो फ्लूइड होते हैं
कौन से दिए जाते हैं? देने को तो ये सारे फ्लूइड दिए जाते हैं जब भी किसी पेशेंट को हाइपोवोलेम हो जाता है या हेमरेजिक स्ट्रोक हो जाता है। लेकिन जो जनरली जो सबसे पहले जो सॉल्यूशन दिए जाते हैं उसके अंदर आप लोग ऑप्शन पे आइए, आइसोटोनिक। ये ऑप्शन है आपका आइसोटोनिक, राइट। जो चार जो डिसऑर्डर दिए हैं ये सारे ही इनहेरिटेड, दोनों ही हीमोफीलिया, ये अब ये दोनों ऑप्शन तो आपके हट गए हैं, किस फैक्टर है? ये कोएगुलेटर है, ये ग्रेड बी है, लेकिन ये नेचुरल नहीं है। टीचर के द्वारा सभी क्लासें आपको फ्री मिलने वाली है। अगर 1K सब्सक्राइबर मेरे कंप्लीट हो जाते हैं, कार्डियक अरेस्ट नहीं होगा बच्चों। राइट आंसर आपका हाइपरग्लाइसेमिया होगा। तो आज के लिए आपने ये क्वेश्चन पढ़े, यहाँ से 50 से 60 क्वेश्चन मैंने आपको क्लियर किए हैं कम से कम। और इस सेशन के अंदर इसी तरह हम रोजाना आपका एक सेशन लेते रहेंगे। तो सभी बच्चे इस YouTube चैनल को और इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें बच्चों। जैसे ही मेरे 1K व्यू हो जाएंगे मैं आपसे लाइव सेशन YouTube के ऊपर लाइव क्लासेस दूंगा। मैं आपकी सभी सब्जेक्ट्स की अलग अलग टीचर के द्वारा सभी क्लासें आपको फ्री मिलने वाली हैं। अगर 1K सब्सक्राइबर मेरे कंप्लीट हो जाते हैं तो मैं एलिजिबल हो जाऊंगा लाइव क्लासेस लेने के लिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं बलजीत यादव फ्रॉम DHU एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि आप सब लोगों ने इतने धैर्य के साथ इस क्लास को, आई होप आपने देखा होगा, वॉच किया होगा। और आगे जो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। जो सबसे इम्पोर्टेंट आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें साथियों। यही आपका हमें मोटिवेशन देगा। तो इसी तरह से जो भी बच्चे आपके DSSB के लिए हैं, PSI के लिए हैं, बिहार CHO के लिए हैं और हरियाणा जो DMER का जो एग्जाम आने वाला है, इन सब बच्चों के लिए मैं अलग अलग टेस्ट सीरीज भी लेके आ रहा हूँ और क्वेश्चन सेशन डिस्कशन की क्लासेस लेके आ रहा हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जुड़िए और अपने साथियों को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल के ऊपर जोड़ने का प्रयास कीजिए आप लोग। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही।